साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम प्री बीएड 2025 पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप नए अभ्यर्थी हैं तो मैं बताना चाहूँगा, प्री बीएड या प्री डीएलएड दोनों का सेम पैटर्न होता है, क्वेश्चन का स्तर भी लगभग सेम होता है। आइए सबसे पहले हम उसका पैटर्न जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा विषय का कितना कितना नंबर का पूछा जाता है। नए अभ्यर्थी है तो क्वेश्चन का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में आता है। जो पार्ट ए रहता है वो कंपलसरी सभी को हल करना रहता है, सभी पार्ट को, जिसमें टोटल देखा जाए तो 5 विषय होते हैं। पार्ट ए में सामान्य हिंदी बोध 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सामान्य अंग्रेजी बोध 10 प्रश्न 10 अंक का पूछा जाता है, वही रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 20 अंक का पूछा जाता है, शैक्षिक एवं सामान्य बोध से भी 20 प्रश्न पूछा जाता है 20 अंक का, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से 20 अंक का 20 प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार जो पार्ट ए रहता है उसमें से 80 नंबर या 80 प्रश्न पूछा जाता है। वही पार्ट बी जिनमें से किसी एक विषय को हल करना रहता है। जो विज्ञान वाले रहते हैं उनको विज्ञान आसानी से हल होते हैं, इसलिए वो विज्ञान विषय को चयन करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जैसे कि आप इसमें का कोई भी सब्जेक्ट हल कर सकते हैं जो आपको सरल लगता है, चाहे आप 12वीं या कॉलेज कोई भी विषय से किए रहे हों, जो आपको उस पेपर में सरल लगता है। क्योंकि आजकल सभी अभ्यर्थियों को सभी विषयों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि कभी लगता है कि गणित वालों को गणित अच्छे से हल नहीं हो पा रहा है तो वह आप विज्ञान को अवश्य हल कर लीजिए। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद यदि सरल लगता है तो विज्ञान हल कर लिए या फिर सामाजिक विज्ञान भी हल कर सकते हैं। यदि गणित आपको अच्छा लगता है तो गणित भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसी एक विषय को हल करना है पार्ट बी से, जो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। और इस प्रकार ये टोटल 100 क्वेश्चन हल करना रहेगा। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और इसमें यदि आपको सीट पाना है तो अधिक से अधिक नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कट ऑफ पिछले साल बहुत ज़्यादा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए सामान्य हिंदी बोध देखने जा रहे हैं। जो देखा जाए तो 10 प्रश्न पूछा जाता है 10 अंक का। पहला प्रश्न है, अंत्योदय का संधि विच्छेद है। तो अंत्योदय एक जो है गुण संधि है, याद रखिएगा। गुण संधि, गुण स्वर संधि है, स्वर संधि का एक प्रकार है। जो इसका संधि विच्छेद देखा जाए तो अंत्यधन उदय होगा, और ये गुण स्वर संधि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वही दूसरा प्रश्न की बात करें, निर्विवाद में समास है। तो निर्विवाद में याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होता है। इसका यदि आप समास विग्रह करें तो बिना विवाद के होता है। निर्विवाद बराबर होता है बिना विवाद के, जिसमें नीर जो छुपा है उपसर्ग वो एक अवयव भी है, याद रखिएगा। क्योंकि जो अवयवी भाव समास होता है उसका पहला पद क्या होता है, अवयव होता है। तो देखा जाए तो निर्विवाद का सही उत्तर होगा, जो समास छुपा है वो अवयवी भाव समास है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए जो है संप्रदान कारक है, याद रखिएगा। जैसे कि माँ बच्चों के लिए खाना लाई, तो जहाँ वहाँ के लिए जो है वो संप्रदान कारक का जो है चिन्ह है। किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का। वही चौथा प्रश्न की बात करें तो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपका ये सभी शुद्ध लगेगा, और यहाँ आपको वर्तनी संबंधी अशुद्ध दिखाई दे रहा होगा। पुण्यनीय दिया है, जबकि माता पिता पूज्यनीय होते हैं। तो यह आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, यह इसका राइट आंसर होगा। पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द है पत्ता, याद रखिएगा। पर्ण एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत से आया रहता है, और उसका तद्भव रूप पत्ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, छठवां प्रश्न, तो इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है। तो पद, सच, भैंस, 12, इसमें जो बी से लेकर डी जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको तद्भव शब्द है, और इसमें तत्सम शब्द पूछा जा रहा है पद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसके पास घर ना हो क्या कहते हैं? अभिषेक, अनिकेत, गृही, अकिंचन। तो इसका राइट आंसर है साथियों अनिकेत, याद रखिएगा। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहते हैं। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी,
जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रौढ़ नहीं होता, प्रौढ़ होता है, तो ये इसका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा का संबंध जो है, इसमें 2 ठो आंसर जो ए लिए थे और सी लिए थे, क्योंकि फाइनल आंसर में दोनों आंसर को लिया गया है। जो ए लिए थे उनको भी नंबर मिला होगा और जो सी लिए थे उनको भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा का उद्भव जो क्रम है वो सबसे पहले जो है संस्कृत आया है। संस्कृत से जो है पाली, इसे याद रखिएगा, कभी कभी अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है हिंदी ग्रामर में। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत के बाद जो है आता है अपभ्रंश, याद रखिएगा अपभ्रंश, और उसके बाद आया है हिंदी। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो इसमें अपभ्रंश ए भी और प्राकृत भी, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ आपको अपभ्रंश दिखाई दे रहा है, अपभ्रंश से आया है, और प्राकृत भी, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? तो इसका है उत्तर सहायक क्रिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये रही हिंदी का पार्ट। अब देखेंगे इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी बोध। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द किंग गैव हिम अ रिवार्ड। इसका पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है, चूंकि यह पास्ट सिंपल टेंस में है और पास्ट सिंपल का पास्ट कंटिन्यूअस में जो ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है उसे लेकर बनाया जाता है। तो यदि आप वॉइस पढ़े होंगे, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो इसमें हम एकदम ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, क्योंकि इसमें हिम जो है वो आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ जो द किंग है वो लास्ट में बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आई डोंट लाइक ब्लैंक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। इसमें देखिए पूछा जा रहा है आर्टिकल क्या हो सकता है, ए, एन, द, नो आर्टिकल। तो याद रखिएगा इसमें ये बोला जा रहा है कि आई डोंट लाइक डॉग, तो इसमें याद रखिएगा नो आर्टिकल आएगा। नो आर्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि किसी एक कुत्ते के बारे में नहीं बोला जा रहा है, मुझे कुत्ता पसंद ही नहीं है, इस टाइप का बोला जा रहा है। यदि एक कुत्ता पूछा जाता तब ए, एन, द का यूज होता, तो जब पसंद ही नहीं है तो नो आर्टिकल। तो इस प्रकार इसका उत्तर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हुडविंक। हुडविंक का अर्थ होता है साथियों धोखा देना। अब इसमें का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, तो धोखा देना जो है और कौन से इसमें वर्ड दिया है उसका अर्थ हो सकता है। तो इसमें एंटिसिपेट का अर्थ होता है अनुमान लगाना, बम्बूजल दिया है इसका अर्थ होता है धोखा देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और डेस्परेट मतलब तो आप जानते हैं हताश होना, और हम्बल मतलब होता है विनम्र होना, तो इसका राइट आंसर होगा बम्बूजल, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, गुड स्लीप इज नेसेसरी ब्लैंक गुड हेल्थ। तो गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर आएगा इसका, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फॉर गुड हेल्थ, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, प्रमोद वुड हैव रीच्ड हैदराबाद बाय दिस टाइम। इसमें देखिए इस समय प्रमोद जो है हैदराबाद पहुंच चुका होगा, तो चुका होगा जब भी आएगा तो किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इंग्लिश का ही 16वां क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। तो इसमें देखा जाए तो ऐसा जो यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो आएगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, तो यह होगा, याद रखिएगा, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, रश्मि संग वेल। ये आपका जो है सिंग का संग सेकेंड फॉर्म है, अर्थात ये कौन सा सेंटेंस में है, रश्मि संग वेल। पास्ट
सिंपल टेंस है, और जब पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है तो इसमें डीड लग जाता है, क्योंकि इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब अलग से बनाया जाता है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में डू या डज, तो पास्ट सिंपल में डीड लगाया जाता है। तो डिडंट, क्योंकि क्वेश्चन टैग सकारात्मक का जो सकारात्मक वाक्य का नकारात्मक बनाया जाता है, तो यह हो जाएगा डिडंट और रश्मि सी हो जाएगा। रश्मि क्या है, एक लड़की है, तो उसका सी हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आपको डिडंट ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त, तो अमूर्त का मूर्त क्या होता है, कंक्रीट होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो चूज द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ट्राई ब्लैंक एस मेनी लैंग्वेजेस एस पॉसिबल। तो इसका उत्तर होगा टू लर्न, ट्राई टू लर्न एस मेनी लैंग्वेज एस पॉसिबल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वही चूज द करेक्ट आंसर माई शूज नीड ब्लैंक्स, तो इसका उत्तर होगा माई शूज नीड, मेरे शूज को जो है मरम्मत करने की ज़रूरत है, या देखा जाए तो इस प्रकार जर्नड जो एक जरेंड एक ग्रामर होता है उसका उपयोग होता है आईएनजी लगाकर, तो इसमें ऑप्शन सी मेंडिंग इसका उत्तर आएगा, माई शूज नीड मेंडिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस पार्ट का तीसरा सेक्शन है रीजनिंग का, जिसका पहला क्वेश्चन है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए ताकि यह जो है समीकरण सही हो जाए। तो इसमें देखा जाए तो ये जो भाग का चिन्ह और धन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको यदि हम परस्पर बदलते हैं तो यह आसानी से सॉल्व हो जाता है और इसका उत्तर 14 आ जाता है। जैसे कि यहाँ प्लस के जगह में क्या रखेंगे, भाग, तो 20 भागित हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 चौक क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा इसका उत्तर। तो 4 फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 तिया 12, फिर ये 12 आने के बाद यहाँ जो भाग का चिन्ह क्या है उसको धन करना है, क्योंकि भाग और धन को परस्पर बदलना है। तो 12 और 3 को जोड़ेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 15, और 15 से हम लास्ट में 1 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 14। तो ये हमारा सही हो जाएगा इसका उपयोग से, किसका उपयोग से, भाग के जगह में धन और धन के जगह में भाग का चिन्ह उपयोग करने से। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6 है। उनकी आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है। सोहन की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा। तो सबसे पहले इसको मान लेना कि वर्तमान आयु जो 4:6 दिया है इसे 4x मान लीजिए और इसे 6x मान लीजिए। ये मोहन का वर्तमान आयु और ये सोहन का। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसका अंतर, तो इन दोनों को घटाएंगे, घटाने में अंतर दिखाएंगे कि बड़ा किसका है, 6x बड़ा है, तो 6x ऋण 4x अंतर कर दिए, अंतर मतलब घटाना, और अंतर को दिखाना है हमें 12। तो इस प्रकार 6x में 4x घटा देंगे तो 2x बचेगा और ये हो जाएगा 12, और 2 छक्के 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम क्या करेंगे, जब हमें मोहन का आयु पता करना है, क्योंकि इसमें सोहन का पता किया गया है, तो सोहन सेकेंड वाला है, तो सोहन का 6x है, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपका 6 है, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा 6 छक्के 36, तो 36 वर्ष इसका हो जाएगा सोहन की आयु। और यदि मोहन का पूछा जाता तो 6 चौक 24, यहाँ x की वैल्यू 6 रखते तो 6 चौक 24, तो 24 आपका मोहन की आयु होता है। चूंकि यहाँ सोहन की आयु पूछा गया है इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख क्लर्कों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षित व्यक्तियों के मध्य संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, और इसमें जो है देखा जाए तो बहुत से क्लर्क होते हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसे डिवाइड रहेगा, तीनों जो है ओवरलैप नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा भाग मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी क्लर्क सरकारी कर्मचारी नहीं होते और सभी सरकारी कर्मचारी शिक्षित व्यक्ति नहीं होते, या सभी शिक्षित व्यक्ति क्लर्क नहीं बनते या सरकारी कर्मचारी नहीं बनते। तो सभी का ये जो है छोटा छोटा भाग इसको लिया गया है, और इसमें कहा जा सकता है
कि कुछ शिक्षित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ क्लर्क भी सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, क्योंकि क्लर्क प्राइवेट सेक्टर में भी क्लर्क होते हैं, या सरकारी कर्मचारी जो है शिक्षित इसलिए सभी शिक्षित इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ ग्रुप डी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर सफाई कर्मी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो भी सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किशनकांत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो यहाँ यदि हम एक दिशा बना लें कि ये जो है उत्तर है और ये दक्षिण है और इधर पूर्व और इधर पश्चिम, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से मान लो चलना शुरू करते हैं तो यहाँ ये 10 किलोमीटर यहाँ तक जाता है, क्योंकि वो उत्तर की ओर जा रहा है। किशनकांत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है इधर। अब वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है, मतलब ये दक्षिण उत्तर से दक्षिण फिर वापस आता है कितना दूर? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर वापस आ जाता है। अब यहाँ से किस ओर? पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर वो मान लेते हैं कहाँ? पूर्व की ओर जाता है। अब ये बोला जा रहा है कि प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ये आपका प्रारंभिक दूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर है, तो यहाँ 4 किलोमीटर होगा और इधर कितना? 3 किलोमीटर। हमें इस दूरी को जानना है। तो यह किससे पता चलेगा? हमें पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ इस प्रकार ये डायग्राम बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये हमें जानना है। तो ये आप जानते हैं कि ये कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ अगर हम इस दूरी को मान लेते हैं ए से बी, तो ए बी जानने के लिए हम क्या कर देंगे? अंडर रूट 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो ये हमें मिलेगा 4 चौक 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होता है। तो 5 जो है किलोमीटर इसकी दूरी होगी। और ये प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है देख सकते हैं। तो ये तो उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। तो उत्तर और पूर्व के बीच में 5 किलोमीटर दूरी पर, तो उत्तर पूर्व आपका ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भाग का अर्थ धन, गुणा का अर्थ भाग, धन का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? यहाँ इसके अनुसार बताया गया है। तो नया चिन्ह इसमें डालेंगे तो ऋण के जगह में क्या डाल देंगे? यहाँ ऋण का अर्थ गुणा बोला गया है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ धन के जगह में क्या आ जाएगा? तो धन के जगह में आपका ये देख सकते हैं धन का अर्थ ऋण, तो यहाँ धन के जगह में हम डाल देंगे ऋण 12। उसके बाद गुणा के जगह में बोला गया है, ये देख सकते हैं गुणा का अर्थ भाग, तो ये हो जाएगा भाग और ये 3। फिर भाग का अर्थ क्या है? शुरू में ही बोला गया है धन, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। अब ये हम क्योंकि गुणा और भाग पहले होता है तो इसको हम पहले हल करेंगे। 16 चौक 64 और वही यहाँ पर 3 चौक 12, क्योंकि गुणा को करेंगे फिर भाग को, तो ये 3 चौक 12, फिर उसके बाद ये आ जाएगा +5। अब 64 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64 में 4 घटाएंगे तो 60 और 60 धन 5 क्या हो जाएगा? 65। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि दी गई संख्या जोड़ी की 2 संख्याएं संबंधित हैं। 36:49 रहने के लिए इसमें सभी ऑप्शन में वर्ग संख्या दिया है, लेकिन यहाँ उस वर्ग संख्या को पहचानना है जो इससे संबंधित है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, और 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो यहाँ देखा जाए तो ये एक कंजिक्यूटिव नंबर या लगातार संख्याओं का वर्ग है, तो इसी प्रकार हमें इसमें ढूंढना है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी हमें दिखाई देगा। 17 का वर्ग होता है 289 और 18 का वर्ग होता है 324। तो यह 17 का वर्ग और 18 का वर्ग संख्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मछली अनुपात जलयान है तो समानुपात चिड़िया अनुपात क्या होगा? तो जैसे कि मछली जो है समुद्र में चलने वाले जीव है, और समुद्र में चलने वाला यान अर्थात जहाज होता है, जलयान होता है। उसी प्रकार हवा में उड़ने वाला चिड़िया होता है।
तो हवा में उड़ने वाला यान या यंत्र कौन सा है इसमें का? हवाई जहाज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि सड़कें नदियाँ हो तो चलने वाले होंगे। जैसे सड़क जो है नदियाँ बन जाएगा तो चलने वाले क्या हो जाएंगे पूछा जा रहा है। तो यहाँ सड़कें में चलने वाले को जो है राहगीर, पैदल चलने वाले राहगीर होते हैं। तो उसी प्रकार नदियाँ में चलने वाले व्यक्ति, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तैराक बोलेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हल करेंगे तो 7x वाला टर्म्स पहले हल कर लेंगे। तो 7 में 3x घटाएंगे तो ये 4x बचेगा, और वही 21 माइनस में है और 13 प्लस में है। तो बड़े में छोटे संख्या घटाएंगे, 21 में 13 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 8, और चिन्ह हमें बड़ा का चिन्ह देना है तो ये -8। ये तो हो गया लेफ्ट साइड का। और इसे हल करेंगे तो यहाँ 6x तो एक ही बार दिया है x वाला टर्म्स, और 7 और 14। तो इसमें भी 16 में 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9, और ये चिन्ह माइनस का ही देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है। अब x टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, y टर्म्स एक तरफ। तो हम 4x को उधर ले जाएंगे तो -8x बचेगा, -8 बचेगा। -8 के तरफ -9 को ले आएंगे तो ये +9 में आएगा, क्योंकि अगर हम पक्षांतर करते हैं, साइड चेंज कर देते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो ये इधर आ गया तो ये प्लस में आया, और 4x इधर आ जाएगा 6x की तरफ तो ये जो है माइनस में आ जाएगा। तो ये 8 में 9 घटाएंगे या 9 में 8 तो 1 बचेगा, और ये 6x में 4x घटाएंगे तो 2x बचेगा। अब x बराबर जानना है तो 2 1 की तरफ चला जाएगा तो 1/2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, x बराबर आपका 1/2 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले तो आप जब भी आप सेकंड में पूछा जा रहा है, सेकंड में पार करती है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को आप जब भी छोटे इकाई में चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप जानते हैं शॉर्ट ट्रिक इसका 5/18 का गुणा करना होता है। यदि ये अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में करना होता तो ये 18/5 का गुणा करना होता है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ देखेंगे तो 6 × 18 और 6 × 60, और ये आपका मिलेगा आपस में गुणा होगा 10 का 5 से, तो 10 × 5 = 50 और ये 3। अब आगे बोला जा रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, अर्थात जो लंबाई होता है अर्थात दूरी को ही पूछा जा रहा है। तो जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल आपका है 50/3 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम लेंगे तो ये 50/3 गुणा समय कितना है? समय 30 सेकंड है, तो 30 का गुणा कर देंगे तो 3 × 3 = 3 × 30। अब 50 गुणा 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 × 500। तो ये 500 जो मीटर होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विषम नाम चुनिए। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी, सारनाथ। तो इसमें विषम हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ, क्योंकि कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दीघाटी ये तीनों ऐतिहासिक युद्ध स्थल है, जबकि सारनाथ क्या है? एक बौद्ध धर्म का स्थल है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने अपने जो है प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषम चुनिए बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 10% के लाभ पर एक मशीन 5060 में बेची गई। यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप यदि बेचा जाता है, दोनों में आपका देख सकते हैं सेलिंग प्राइस को दिया गया है, विक्रय मूल्य को दिया गया है। तो सबसे पहले आप जो है क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका है कि आप जो है आपका जो सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस 5060, जिस पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 10%। तो 100 में आप 10 जोड़ के इसमें भाग दे दीजिएगा, और क्योंकि इसमें हम 100% में होता है तो 100 का गुणा करते हुए, क्योंकि हमें ये 110 से 100 में जाना है,
110 जो है आपका 110% में बेचा गया तो 5,060 में बेचा गया है। तो हमें उसका 100% जो एक्चुअल उसका 100% मूल्य है उसको निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ भाग दे दीजिएगा 1 0 1 0 और 11 चौक 44, यहाँ 6 बच जाएगा तो 11 छक्के 66। 46 गुणा 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4600। अब ये आपका CP निकल गया, कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, इसका हानि प्रतिशत निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लॉस परसेंट निकालते हैं तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका जो क्रय मूल्य है, ये जो एक्चुअल क्रय मूल्य निकला है उसमें क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है, आप सभी जानते हैं। CP ऋण SP होता है और बटे क्या होता है आपका CP, क्रय मूल्य पर ही निकलता है कोई भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, और इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो CP आपका हम निकाले हैं 4600 और इसमें हम SP जो दूसरा SP की बात करेंगे 4370, तो इसको हम ये कर देंगे और CP क्या है, CP आपका 4600 है और इसमें हम गुणा कर देंगे 100 का। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4600 से आप 4370 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 230 बटे 4600 और गुणा 100। अब कटा लेंगे 2 0 से 2 0 और ये 23 से कम 23, 23 दूनी 46 और यहाँ जो है आपका देखा जाए तो 2 पंचे 10, तो कितना आया आपका 5% हानि। तो 5% आपका ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, A B की माँ है परंतु B A का पुत्र नहीं, तो A और B में क्या संबंध होगा। A B की माँ है तो B A का पुत्र नहीं है पूछा जा रहा है, तो पुत्र नहीं होगा तो पुत्री होगा, तो इसमें क्या होगा, माता पुत्री का संबंध होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, इस भिन्न शब्द को चुनिए। ओम, एमीटर, वोल्ट, ये सभी विद्युत से रिलेटेड जो है यूनिट्स हैं। ओम जो है देखा जाए तो ये प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक है, एम्पियर आपका धारा का, और वोल्ट जो है देखा जाए तो विभव विभवांतर का, और ये केल्विन जो है ताप का है, तो यही इसका भिन्न मात्रक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला में अगला पद क्या है। ये इसके पैटर्न को पहले पहचानना है उसके बाद उत्तर देना है। तो यहाँ 3 से गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 10 आया है। यहाँ देख सकते हैं पहले पद में जो है 3 गुणा कर दें और उसमें 1 जोड़ दिए तो 10 आया, लेकिन अगला जो नेक्स्ट जो टर्म्स है इसमें उसमें थोड़ा डिफरेंस हुआ है। इसमें 10 में 3 का गुणा करें फिर 2 घटा दें तो ये आ गया 28। इसी प्रकार 28 में जो है देखा जाए तो 3 का गुणा करें और उसके बाद 2 माइनस करें, क्योंकि 28 तिया होता है आपका 84, 8 तिया 24 की 4, और ये 3 दूनी 6 और आपका 2 8, तो ये हो जाएगा 84 में 2 घटाए तो आपका 82 आया, तो ये भी आपका आ रहा है। उसके बाद 82 में 3 का गुणा करेंगे और उसको 2 से घटाएंगे तो 82 तिया होता है 3 दूनी 6 और 3 8 24, तो ये 246 और इसमें 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 244, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में जयंत विष्णु से 6 रैंक आगे हैं। यदि कक्षा में विष्णु का रैंक 25 है तो जयंत अंतिम से कितने रैंक पर है। तो इसमें देखा जाए तो 45 विद्यार्थियों में जयंत विष्णु से 6 रैंक आगे है और विष्णु का 25 है, तो 25 में 6 रैंक और आगे बोला जा रहा है, तो जयंत का हो जाएगा 19वां रैंक, क्योंकि विष्णु से 6 रैंक आगे है तो 19वां स्थान में होगा। तो जयंत अंतिम से कितने रैंक पर है, तो टोटल आपका 45 है और 45 में आप 19 घटाएं तो आपका आएगा क्या 26, और 26 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि ये अगर ऐसा पिछले तरफ से पूछा जाता है तो 1 जोड़कर स्थान निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा 27वां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। इसमें देखिएगा जो पदों को पहचानिएगा, तो इसमें CE से लास्ट हुआ है, ये CE से शुरुआत, इसमें EG से लास्ट हुआ है तो EG से शुरुआत। इसी प्रकार इसमें GK से लास्ट हुआ है तो GK ही आना चाहिए, लेकिन अब अगला इसमें पद है उसे पहचानिए।
इसमें जो CE है उसमें कितने का डिफरेंस है ध्यान दीजिएगा। C के बाद D आता है, D के बाद E, तो अर्थात C के बाद 1 के अंतराल के बाद E आया है। इसमें भी ध्यान से देखिए EG आया है, तो इसमें भी 1 के बाद आया है, E के बाद जो कि आता है F और G, तो इसको और इसको दिया है और ये बीच वाला गायब है। इसी प्रकार G के आया है, तो इसमें भी G के बाद H आते हैं, फिर K, तो इसमें भी एक अंतराल है। तो इसमें यदि आप GK को ढूंढेंगे, GK तो आएगा ही शुरू में, उसके बाद जो K के बाद एक अंतराल के बाद जो आएगा वही उसका उत्तर होगा। तो K के बाद तो आता है L के बाद आता है M, तो ये GKM होना चाहिए। तो GKM ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गिव जो GIVE को कुड भाषा में क्या लिखा गया है 5137 और बैट को 924 लिखते हैं, तो उसी भाषा में गेट को कैसे लिखेंगे। तो इसमें आप इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार लिख लीजिएगा, और इसमें गिव को लिखा गया है 5137 और उसी प्रकार बैट को लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा 924। उसके बाद जो गेट को लिख लीजिएगा, और गेट को लिखते समय ऊपर को ध्यान देते हुए काम करिएगा। जी है, जी के बदले 5 है, तो आप इसके बदले भी 5 डालेंगे। ए दिखाई दे रहा है ए इसमें, तो ए के बदले 2 है, तो ए के बदले भी 2 डालेंगे। टी के बदले क्या है, टी के बदले 4 है, तो यहाँ पर भी 4 डालेंगे। और ई के बदले 7 है, यहाँ देख सकते हैं, तो 7। तो 5247 किसमें दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन सी में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तो 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सबसे पहले ऐसे पासाओं में आप ढूंढिएगा कॉमन अंक। एक कॉमन अंक दिखाई दे रहा है 6 से काम करने पर हम देखेंगे कि इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे कि इधर फिर इधर। ये 6 को लिखते हैं पहले वाले पासे से, तो 6 के बाद क्लॉकवाइज इधर से घूमेगा, तो ये 2 और 2 के बाद फिर लास्ट में 4। अगर इस वाले पासे में 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 के बाद देखेंगे फिर ये 5 आया है, और 5 के बाद ये 1, क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि इन दोनों पद में, जैसे ये 2 5 है और ये 4 1 है, ये दोनों में से थोड़ी कॉमन हो रहा है। कॉमन होगा तो ये फैक्ट काम नहीं करेगा, कॉमन नहीं है, इसलिए ये 2 का विपरीत हो जाएगा 5 और 4 का विपरीत हो जाएगा 1। तो 2 का यहाँ पूछा गया है विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द्रव्यमान किलोग्राम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बल संबंधित है। तो द्रव्यमान जो है किलोग्राम से संबंधित है पूछा जा रहा है, क्योंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी। उसी प्रकार जो है देखा जाए तो न्यूटन जो है आपका हो जाएगा बल का एसआई मात्रक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही रीजनिंग का पार्ट। इस पार्ट में अगला सेक्शन है चौथा सेक्शन, शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जिसका पहला प्रश्न है 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। 2024 का पूछा जा रहा है, तो 2024 में जो है चुनाव आयुक्त रहा आपका राजीव कुमार, याद रखिएगा राजीव कुमार। जबकि अभी वर्तमान पूछा जाएगा 2025 या 26 में, तो ये हो जाएगा ज्ञानेश कुमार, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चुनाव आयुक्त बदल चुका है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ज्ञानेश कुमार जो है वर्तमान चुनाव आयुक्त है, जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। कौन से नंबर का, 26वें नंबर का। तो 2024 में कौन थे, तो राजीव कुमार, और जो अभी वर्तमान में है 2026 में, तो ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इसे भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। तो ब्लू इकोनॉमी जो है समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था से है। नेक्स्ट प्रश्न है, NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है। तो यह शिक्षा से संबंधित है। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कोई बार यदि पूछ भी सकते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। एन का होता है नेशनल, आई का इंस्टीट्यूट, और आर का हो जाएगा आपका रैंकिंग, और एफ का हो जाएगा फ्रेमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। तो कक्षा 5 तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 क्लास
वन चैनल पहल किस योजना का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए PM ई विद्या का इस योजना का पहल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी भारत। ये 2023 का पूछा गया है जबकि 2025 में पूछा गया है। यदि 2024 का पूछा जाता है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ या कौन सा देश मेजबानी किया, तो 2024 में ब्राज़ील में मेजबानी किया गया, ब्राज़ील के द्वारा। वही 2025 का पूछा जाता है तो 25 में दक्षिण अफ्रीका मेजबानी किया गया, याद रखिएगा, और इसका जो शहर है जोहान्सबर्ग। और यदि 2026 का भी पूछ सकते हैं तो 2026 का याद रखिएगा, अमेरिका जो फ्लोरिडा वहाँ का एक फेमस शहर है फ्लोरिडा, वहाँ मेज़बानी किया जा रहा है 2026 में। तो इसका जो है इसमें तो 2023 में पूछा गया है, तो 2023 में भारत के द्वारा मेज़बानी किया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है आई का आपका इंडियन, और एस का होता है स्पेस, आर का रिसर्च और ओ का ऑर्गेनाइजेशन। यदि इसका प्रणेता पूछा जाता है तो प्रणेता हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रणेता जो इनके जो मेन फाउंडर रहे, जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक यदि पूछा जाता है तो भी जो है आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि RT एक्ट शिक्षक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए ही इसका उत्तर होगा, 2009। हालांकि ये RT एक्ट 2009 में आया लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 में हुआ है, जो कि इस ऑप्शन के आधार पर तो यही उत्तर होगा। लेकिन मान लो 2009 और 2010 दिया है तो आप 2010 को डालिएगा, क्योंकि लागू 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 2010 में ये लागू हुआ है, लेकिन इसके आधार पर ऑप्शन ए होगा। कौन सी संस्था शिक्षक शिक्षा के मानकों को विनियमित करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी NCT। बहुत पूछा जाता रहा है, ये प्रश्न बहुत बार आता है, हर साल लगभग इससे प्रश्न पूछा जाता है। NCT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो NCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल, और सी का होगा आपका, एन का तो नेशनल हो गया, सी का होगा काउंसिल, याद रखिएगा। और वही टी का क्योंकि ये फॉर भी बीच में लगता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये टीचर टी का TEA, और लास्ट जो ई बचता है उसका एजुकेशन होता है। तो इस प्रकार इसका पूरा फुल फॉर्म होता है NCT का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है जल जीवन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेयजल व स्वच्छता से संबंधित है। शुरुआत कब हुई? तो जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 से शुरुआत हुई है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में मूल्यांकन संबंधी मुख्य सुधार का प्रावधान है, तो ऑप्शन बी है CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में चीता पुनः स्थापना परियोजना के अंतर्गत चीते छोड़े गए? तो इसका उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा दी गई शैक्षिक संरचना क्या है? तो इसका संरचना क्या है? 5+3+3+4। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को प्राचीन सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हल्बा। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी एशियाई शेर। एशियाई शेर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है मानव शरीर के छोटी आंत को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है GST प्रणाली कब लागू की गई? तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई GST प्रणाली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है
आपका असम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चंद्रयान 3 मिशन ने किस स्थान पर सफल लैंडिंग की, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चांद का दक्षिणी ध्रुव। यदि पूछा जाता है चंद्रयान 3 मिशन कब जो है लॉन्च किया गया, तो इसे भी याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च किया गया। ये इस दिन जो है लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023। और कब पहुंचा चांद का दक्षिणी ध्रुव पर, तो 23 अगस्त 2023 को। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 5 शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से। तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसका उत्तर है आपका डाइट, जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, जिला स्तर पर डाइट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही NCERT, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, NCERT की स्थापना कब हुई है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1961। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ये पारिवारिक वातावरण, सोशल मीडिया, विद्यालय पाठ्यक्रम, ये सभी प्रभावित करता है। ब्रह्मांडीय विकिरणें जो होता है ये प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं, व्यवहार को बोला गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, तो सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या होगा, किसी चुनौतीपूर्ण समस्या को पूरा करने के लिए छात्र की प्रशंसा करना सकारात्मक पुनर्बलन में आएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुआ, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो यहाँ आपका देखा जाए तो छात्रों की सोचने की शक्ति विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन रणनीति मानी जाती है, तो ऑप्शन इसका ए ही इसका उत्तर होगा, स्पष्ट नियम और दिनचर्या बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम बनाने का एक आवश्यक सिद्धांत है, तो इसमें जो है सीक्वेंस, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय संगठन के संदर्भ में PTA का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, PTA अभिभावक शिक्षक संघ, PTA का फुल फॉर्म पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है, ICT एकीकरण का उद्देश्य है, तो ICT एकीकरण का उद्देश्य जो है सीखने के परिणामों को बढ़ाना, एनहांसिंग लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका उत्तर है सेवारत शिक्षक व्यावसायिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो शिक्षण जो है मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए शिक्षण की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि समाज में शिक्षकों का स्तर जो है ऊंचा होना चाहिए क्योंकि भावी नागरिक तैयार करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक शिक्षक का काम कुशलतापूर्वक पढ़ाना है और यह भी पता लगाना है कि क्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कि छात्र समझ रहे हैं कि वह क्या पढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पाठ समाप्त करने के बाद एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण यह है कि, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पाठ के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वह व्यवहारिक शिक्षा के अपेक्षा रटने पर अधिक जोर देता है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षक का घटक है, तो इसमें प्रभावी शिक्षक का घटक छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, सहकर्मियों के साथ सहयोग करना, विषय वस्तु का ज्ञान होना, उपर्युक्त सभी, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूल में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को उनके अध्यापन के विषय चुनने में सहायता करना। नेक्स्ट है, खेल पद्धति छात्रों में क्या विकसित करती है, तो खेल पद्धति छात्रों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास
अर्थात सर्वांगीण विकास जो है खेल पद्धति विकसित करती है छात्रों में। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम का क्या मतलब है? चाइल्ड सेंट्रेड मतलब जो छात्र केंद्रित होते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये व्यक्तिगत आवश्यकताओं अंतर को संबोधित करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं पार्ट बी, जिसमें ये विषय वाइज संबंधित रहता है, जिसमें हम विज्ञान का देखने वाले हैं। जंग बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? लोहा, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जंग बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित सभी अंग बाईं और दाईं दोनों तरफ स्थित है केवल एक को छोड़कर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये इसे छोड़कर बाकी सभी, किडनी भी दोनों तरफ है, फेफड़े भी, आंखें भी, तो प्लीहा को छोड़कर ये सभी जो है लेफ्ट राइट दोनों में स्थित है। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद किसका रोग है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आँख का। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वायुमंडल में ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को आवश्यक है। तो क्या है आवश्यक? तो देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल ये सभी आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जलीय पौधा हाइड्रिला में रंध्र उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रिला में रंध्र उपस्थित होते हैं तो पत्तियों पर, तने पर, जड़ों पर अनुपस्थित। तो इसका उत्तर है साथियों अनुपस्थित, अर्थात जलीय पौधा हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण बना सकता है केवल वास्तविक छवि, केवल आभासी छवि, वास्तविक और आभासी दोनों छवियों, केवल आवर्धित छवि। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण जो है बना सकती है केवल आभासी छवि। यह बनाती है आभासी लेकिन सीधा प्रतिबिंब। पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण सीधा बनाता है कि उल्टा? तो उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन आभासी छवि होता है। वही अवतल जो होता है वो वास्तविक बनाता है, वास्तविक, लेकिन इसका जो छवि बनता है उल्टा। याद रखिएगा, जैसे ये सीधा बनाएगा तो ये आभासी होगा, और ये यदि वास्तविक बनाता है अवतल दर्पण तो वो उल्टा प्राप्त होगा। तो ये इसका जो है गुणधर्म है। नेक्स्ट है, दाब की इकाई है। तो दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पोलियो है। पोलियो क्या है? तो पोलियो जो है आपका जल जनित रोग है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पादप कोशिका यह कार्य कर सकती है, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। नेक्स्ट है, HIV है एक क्या है? रोग, वैक्सीन, विषाणु, इंजेक्शन। तो यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। HIV क्या है? एक विषाणु है। पृथ्वी पर नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग है वायुमंडल में ओजोन परत को मजबूत करता है, ओजोन परत को कम करता है, ओजोन परत को प्रभावित नहीं करता, हानिकारक नहीं है। तो ऊपर भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार देखे हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को कम करता है। ओजोन परत को क्षय करने का या उसे नष्ट करने का काम करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? रक्तदाब, रक्त के बहाव की दर, हृदय स्पंदन की दर, ताप। तो इसका उत्तर है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा, लाल जो होती है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और सबसे कम बैगनी की होती है। वही प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य आँख किसी वस्तु की छवि बनाती है, कहाँ पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है, ऑप्शन सी, दृष्टिपटल रेटिना पर बनाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो इसका उत्तर है बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम है -4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ देखा जाए तो इसका उत्तर होगा
-4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि -4 में तो बर्फ़ फॉर्म में होता है, तो उसमें जो है देखा जाए तो पानी के रूप में नहीं होता, बर्फ़ के रूप में होता है। माइनस में जब पहुंचता है तो 0 में भी बर्फ़ से पानी में आने वाला रहता है, तो लगभग इसमें देखा जाए तो घनत्व तो पानी का आपका ऑप्शन सी में ही रहेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी उबलता है, तो उसमें देखा जाए तो पानी का घनत्व कम, गैसी फॉर्म में ज़्यादा होने लगता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक कार्बनिक यौगिक में शामिल होना चाहिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो याद रखिएगा इसका उत्तर है कार्बन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हीरे बने होते हैं शुद्ध कार्बन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार ये रही आपका जो है 100 क्वेश्चन। यदि विज्ञान वाले होंगे तो, गणित वाले होंगे तो गणित को सॉल्व करना है, और सामाजिक विज्ञान वाले को सामाजिक विज्ञान को सॉल्व करना है। यदि सामाजिक विज्ञान वाले होंगे, उसका प्रश्न भी चाहिए होंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए हम इसमें 100 क्वेश्चन विज्ञान तक शामिल किए हैं। यदि गणित या सामाजिक विज्ञान का भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, तो हम उसका भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपने चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।